ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है कि राजस्थान के एकदम तपते रेगिस्तान के बीचों बीच एक मीठे पानी की झील है। अरे बिल्कुल। और वो भी किसी इंसान ने नहीं बनाई है। हाँ, बल्कि अंतरिक्ष से गिरे एक उल्का पिंड या कह सकते हैं सदियों पुराने ज्वालामुखी ने बनाई है। एकदम सही बात है। प्रकृति के ऐसे ही कई छिपे हुए रहस्यों को आज हम डिकोड करने वाले हैं। पोस्टल ज्ञान क्लासेस द्वारा प्रस्तुत इस विशेष अध्ययन सत्र में आपका स्वागत है। जी, और ये सफर सच में बहुत रोमांचक होने वाला है। बिल्कुल। आज की हमारी ये जो गहन चर्चा है, ये पूरी तरह से पोस्टल ज्ञान क्लासेस के उन बेहतरीन नोट्स पर आधारित है जिन्हें विशेष रूप से पोस्ट ऑफिस विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं, मतलब जो एलडीसी परीक्षा होती है, उसकी तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए डिजाइन किया गया है। हाँ, और भूगोल एक ऐसा विषय है जो अक्सर परीक्षार्थियों को सिर्फ इसलिए डराता है क्योंकि वे सूचियां रटने लगते हैं। सही कहा। नदियों के नाम, पहाड़ों की ऊंचाई, झीलों के प्रकार, ये सब। एकदम। लेकिन आज हमारी कोशिश रटने की नहीं है। हम इन तथ्यों को समझने की कोशिश करेंगे कि वे आखिर वजूद में कैसे आए। तो यही हमारा आज का मिशन है। भूगोल के इतने सारे तथ्य हैं जिन्हें सूचियों की तरह पढ़ने से दिमाग भारी हो जाता है, लेकिन आज हम इनके पीछे के विज्ञान और उस कहानी को समझेंगे जो इन सबको आपस में जोड़ती है। देखिए, अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो एलडीसीई जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में सफलता की कुंजी यही है। असली समझ तब विकसित होती है जब हम देख पाते हैं कि एक पहाड़ का ढलान कैसे तय करता है कि नदी का बहाव क्या होगा। बिल्कुल, और वो नदी कैसे तय करती है कि समुद्र का तट कैसा बनेगा। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हाँ, तो चलिए इस कहानी की शुरुआत सबसे बुनियादी चीज से करते हैं। जल, पानी जब बहना बंद कर देता है और किसी जगह ठहर जाता है तो वो एक झील का रूप ले लेता है। सही बात है। और पोस्टल ज्ञान क्लासेस के नोट्स में झीलों को बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं मीठे पानी की झीलों की। हाँ, इसमें जम्मू कश्मीर की वूलर झील का जिक्र सबसे पहले आता है, जो पूरे एशिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसके साथ ही राजस्थान की जयसमंद झील भी है। हाँ, जो राजस्थान राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लेकिन मुझे दक्षिण भारत की दो झीलों के निर्माण ने सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। आंध्र प्रदेश की कोल्लेरू झील और पुलिकुट झील। कोल्लेरू और पुलिकट, मतलब ये दोनों भूगोल के नजरिए से मास्टरपीस है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, नोट्स के अनुसार कोल्लेरू झील गोदावरी और महानदी के डेल्टा के बीच घिरी हुई है। इसे ऐसे समझते हैं, हजारों सालों तक इन दोनों बड़ी नदियों ने अपने साथ लाई हुई मिट्टी और गाद को समुद्र के किनारे जमा किया। हाँ। धीरे धीरे इस गाद ने समुद्र के ही एक हिस्से को मुख्य समुद्र से चारों तरफ से घेरकर अलग कर दिया। आज उस झील के अंदर कई छोटे छोटे द्वीप मौजूद हैं। अरे वाह, मतलब नदियों ने अपना मलबा इकट्ठा करके खुद ही समुद्र के एक हिस्से को कैद कर लिया। एकदम सही। और पुलिकट झील का मामला थोड़ा अलग है। और नोट्स बताते हैं कि ये आंध्र प्रदेश के दक्षिणी सीमा पर है और इसका निर्माण बालुकारोध, मतलब जो सैंड रेजिस्टेंस होता है, उसके कारण हुआ है। हाँ, पर ये बालुकारोध असल में काम कैसे करता है? मान लीजिए समुद्र की लहरें लगातार तट की ओर आ रही हैं। वो अपने साथ रेत लाती हैं। ठीक है। जब ये लहरें वापस लौटती हैं तो सारी रेत वापस नहीं ले जा पाती हैं। सदियों तक ये रेत तट के समानांतर एक प्राकृतिक दीवार की तरह जमा होती रहती है। अच्छा, एक दीवार बन जाती है। जी, और जब ये दीवार पानी की सतह से ऊपर आ जाती है तो उसके पीछे समुद्र का पानी हमेशा के लिए फंस जाता है। इस फंसे हुए उथले पानी के क्षेत्र को हम लगून कहते हैं। पुलिकट इसी तरह बनी एक लगून झील है। ये तो प्रकृति की अपनी इंजीनियरिंग है। और इंजीनियरिंग से मुझे याद आया, पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर की लोकटक झील का एक बहुत ही दिलचस्प तकनीकी पहलू नोट्स में दिया गया है। हाँ, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाला। बिल्कुल। वहां लिखा है कि ये झील जल विद्युत शक्ति जनन का एक अहम केंद्र है और इसका कारण है केंद्रापसारी निःसरण, मतलब सेंट्रीफ्यूगल डिस्चार्ज। हाँ। मैं ईमानदारी से कहूं तो ये भारी भरकम शब्द मेरे सिर के ऊपर से निकल गया। इसका असल में क्या मतलब है? ये शब्द थोड़ा भारी जरूर है, लेकिन इसका सिद्धांत बहुत सरल है। आपने वॉशिंग मशीन को स्पिन होते हुए देखा है कभी? हाँ, कपड़े सुखाते वक्त। जब वो तेजी से घूमती है तो पानी को बीच से बाहर की दीवारों की तरफ फेंकती है। यही केंद्रापसारक या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। लोकटक झील की भौगोलिक बनावट कुछ ऐसी है कि पानी का प्राकृतिक दबाव केंद्र से बाहर की ओर होता है। अच्छा, तो पानी अपने आप बाहर की तरफ धकेला जाता है? बिल्कुल। इस प्राकृतिक आउटवर्ड फोर्स का मतलब है कि आपको पानी को धकेलने के लिए बहुत बड़े कृत्रिम बांध बनाने की जरूरत नहीं है। प्रकृति ने खुद ही एक ऐसा इंजन तैयार कर दिया है जो टरबाइन को घुमाने के लिए एकदम सही है। अद्भुत। प्रकृति ने मानो खुद ही एक पावर प्लांट का खाका खींच दिया हो।
खैर, अब मैं वापस उस पॉइंट पे आना चाहूंगा जिसका जिक्र मैंने एकदम शुरुआत में किया था, राजस्थान की पुष्कर झील। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। नोट स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये एक ज्वालामुखी क्रिया या शैलपात मतलब उल्कापिंड के गिरने से निर्मित झील है। मरुस्थल के बीचों बीच उल्कापिंड या ज्वालामुखी, ये विजुलाइज करना थोड़ा मुश्किल लगता है। देखिए, आज जो जगह हमें शांत और सूखी नजर आती है, करोड़ों साल पहले उसका भूगर्भीय इतिहास बहुत उथल-पुथल भरा रहा है। हाँ, ये तो है। जब अंतरिक्ष से कोई विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराता है तो वो जमीन में एक बहुत बड़ा कटोरे के आकार का गड्ढा बना देता है। या फिर कोई ज्वालामुखी जब फटकर शांत हो जाता है तो उसके मुहाने पर एक बड़ा क्रेटर बन जाता है। अच्छा। अब जरा सोचिए, हजारों लाखों सालों तक जब बारिश का पानी उस विशाल प्राकृतिक कटोरे में जमा होता है तो वो एक झील का रूप ले लेता है। पुष्कर झील को लेकर यही माना जाता है कि वो इसी प्राचीन हिंसक हलचल की शांति का परिणाम है। बाप रे, ये बात सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। झीलों के प्रकार को समझना ऐसा है जैसे धरती की पुरानी फाइलें खोलना। एकदम सही तुलना है। जैसे हिमनद मतलब जो ग्लेशियर होते हैं उनसे बनी झीलें, उत्तराखंड की गोहना, नैनीताल और भीमताल। हाँ, और जम्मू कश्मीर की डल और बेरीनाग झीलें भी। बिल्कुल। तो मैं अनुमान लगा सकता हूं कि ग्लेशियर जब खिसकते होंगे तो वे एक भारी बुलडोजर की तरह जमीन को छील देते होंगे और बर्फ पिघलने पर वो गड्ढा झील बन जाता होगा। एकदम सटीक एनालॉजी पकड़ी है आपने। बर्फ की वो विशालकाय नदियां जब खिसकती हैं तो चट्टानों को बुरी तरह खुरच देती हैं। यही हिमनद झीलों का विज्ञान है। यहां बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर मैं कहूं कि हवा भी एक अदृश्य फावड़े की तरह काम करती है तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। नोट्स में राजस्थान की फतेह सागर, जिसे उदय सागर भी कहते हैं, पिछोला झील और आंध्र प्रदेश की हुसैन सागर झील को वायु निर्मित झील कहा गया है। हाँ, हवा लगातार एक ही जगह से रेत उड़ा कर ले जाती है, जिससे वहां एक बड़ा गड्ढा यानी डिफ्लेशन बेसिन बन जाता है, जिसमें बाद में पानी भर जाता है। और इसके अलावा मीठे पानी की झीलों में मुंबई की पवई झील का भी जिक्र है, जो महानगर के लिए पीने के पानी का मुख्य स्रोत है। सही कहा। और मीठे पानी के बाद हमें खारे पानी की झीलों की कार्यप्रणाली भी समझनी चाहिए। हाँ, जैसे राजस्थान में जयपुर नागौर सीमा पर सांबर झील है, जो वहाँ की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसके अलावा नागौर में डीडवाना झील है। बिल्कुल। और अगर हम पहाड़ों पर जाएं तो लद्दाख की पेंगोंग और सोमोरासी झीलें खारे पानी के बड़े स्रोत हैं। यही तो मुझे समझ नहीं आता, पहाड़ों पर इतनी ऊंचाई पर खारा पानी, ये कैसे होता है? देखिए, इसके पीछे वाष्पीकरण यानी एवापोरेशन का विज्ञान है। अच्छा। हाँ, ये झीलें ऐसे बंद बेसिन में होती हैं जहां पानी के बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। जब तेज धूप या शुष्क हवाओं के कारण पानी भाप बनकर उड़ जाता है तो वह अपने पीछे भारी मात्रा में खनिज और नमक छोड़ जाता है। मतलब पानी उड़ गया और नमक वहीं रह गया। जी, साल दर साल ये प्रक्रिया चलती है और पानी खारा होता जाता है। लद्दाख की झीलों का खारापन हमें ये भी याद दिलाता है कि वो पूरा हिमालय क्षेत्र कभी तैथिस नाम के एक प्राचीन समुद्र के नीचे हुआ करता था। ये एक बेहतरीन दृष्टिकोण है। खैर, अब झीलों के इस शांत और जमे हुए पानी से आगे बढ़ते हैं। जी। जब यही पानी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में पहाड़ों की ऊंचाइयों से नीचे छलांग लगाता है तो क्या होता है? हमारा अगला सेगमेंट इन्हीं ताकतवर जलप्रपातों यानी वाटरफॉल्स के बारे में है। बहुत जरूरी विषय है। जलप्रपात सिर्फ खूबसूरत नज़ारे नहीं है, ये असल में नदियों द्वारा पहाड़ों को काटने की निरंतर प्रक्रिया का जीता जागता सबूत है। बिल्कुल। और यहीं पर नोट्स में एक ऐसा तथ्य है जो अक्सर एलडीसी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को कंफ्यूज करता है। भारत के सबसे ऊंची जलप्रपात का सवाल। हाँ, कुंचिकल और जोग जलप्रपात वाला मुद्दा। नोट्स में दोनों का जिक्र है। इस दुविधा को हमेशा के लिए कैसे सुलझाया जाए? देखिए, परीक्षार्थियों को ये अंतर बहुत ध्यान से समझना चाहिए। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है, जो कर्नाटक में वराही नदी पर स्थित है। ठीक है, कुंचिकल सबसे ऊंचा है। वहीं जो दूसरा नाम है जोग जलप्रपात, जिसे गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, ये शरावती नदी पर है और इसकी ऊंचाई 255 मीटर है। तो फिर कंफ्यूजन कहाँ होता है? अंतर इनके गिरने के तरीके में है। कुंचिकल सीढ़ियों के रूप में चट्टानों से टकराता हुआ नीचे आता है, इसलिए इसकी कुल ऊंचाई सबसे ज्यादा मापी जाती है। लेकिन जोग जलप्रपात बिना किसी चट्टान से टकराए सीधा एक धार में नीचे गिरता है। अच्छा, तो
सीधा गिरने वालों में जोग का नाम आता है, लेकिन कुल ऊंचाई के मामले में वराही नदी का कुंचिकल सबसे ऊंचा है। एकदम स्पष्ट है। हाँ, याद रखने ने आसानी के लिए मैंने नोट्स के जलप्रपातों को नदियों के हिसाब से बांट लिया है। ये बहुत अच्छी रणनीति है। जैसे नर्मदा नदी की बात करें तो महाबलेश्वर के पास 183 मीटर ऊंचा येना जलप्रपात है, फिर धुआंधार जलप्रपात जो 50 मीटर का है, और कपिलधारा जलप्रपात है। हाँ। धुआंधार का तो नाम ही इसके स्वरूप को बयां करता है। पानी इतने जोर से गिरता है कि धुएं जैसी धुंध बन जाती है। बिल्कुल, और यही जलप्रपातों का विज्ञान है। जब कोई नदी कठोर चट्टान से बहते हुए अचानक किसी नर्म चट्टान वाले क्षेत्र में पहुंचती है तो पानी उस नर्म चट्टान को तेजी से काट देता है और कठोर चट्टान अपनी जगह खड़ी रहती है। हाँ, जिससे एक प्राकृतिक सीढ़ी बन जाती है। धुआंधार इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। समझ गया। और चंबल नदी के जलप्रपातों की कहानी भी कुछ ऐसी ही लगती है। नोट्स के अनुसार चंबल पर 18 मीटर ऊंचा चूलिया जलप्रपात, 12 मीटर ऊंचा पुनासा जलप्रपात और 12 मीटर ऊंचा मंधार जलप्रपात हैं। जी। इनकी ऊंचाई भले ही कम हो, लेकिन चंबल के बीहड़ों की ऊबड़-खाबड़ जमीन को समझने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। सही कहा। चंबल की घाटियों का निर्माण ही इसी तरह के पानी के कटाव से हुआ है। इसके अलावा परीक्षा के लिए कुछ और जलप्रपात भी बहुत खास हैं। जैसे कावेरी नदी पर 90 मीटर ऊंचा शिव समुद्रम जलप्रपात है। हाँ, और कृष्णा नदी की सहायक गोकक नदी पर 55 मीटर ऊंचा गोकक जलप्रपात है। टोन्स नदी पर 100 मीटर का बिहार जलप्रपात है। स्वर्ण रेखा नदी पर 98 मीटर ऊंचा हुंड्रू जलप्रपात, नीलगिरी क्षेत्र में पायकारा और इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात शामिल हैं। देखिए, अगर हम ध्यान दें तो ये सारे जलप्रपात भारत के प्रायद्वीपीय पठार की कठोर संरचना का ही नतीजा है। ये नदियां लगातार इन पठारों को काट रही हैं और अपने साथ लाखों टन मलबा बहा कर ले जा रही हैं। और यहीं से हमारा अगला तार्किक सवाल उठता है, ये सारा कटा हुआ मलबा, ये सारी मिट्टी आखिर जाती कहाँ है? समुद्र में, जाहिर सी बात है। बिल्कुल। नदियां इसे अपने अंतिम पड़ाव यानी समुद्र तटों पर छोड़ देती हैं। इसी मलबे ने हमारे तटीय मैदानों का निर्माण किया है। तो चलिए भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदानों और वहां के बंदरगाहों का विश्लेषण करते हैं। जी, भारत का प्रायद्वीप दोनों तरफ से समुद्र से घिरा है, लेकिन पश्चिमी और पूर्वी तट की बनावट में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, पहले पश्चिमी तटीय मैदान को देखते हैं। नोट्स इसे 4 प्रमुख हिस्सों में बांटते हैं। उत्तर में कच्छ और गुजरात का मैदान, फिर गुजरात से गोवा तक का हिस्सा कोंकण तट कहलाता है। सही। गोवा से कर्नाटक के मैंगलोर तक कन्नड़ तट और मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक का दक्षिणी हिस्सा मालाबार तट कहलाता है। मुझे नक्शे में एक चीज हमेशा अजीब लगती है कि गुजरात को छोड़ दें तो ये पूरा पश्चिमी मैदान बहुत ही संकरा, मतलब इतना पतला क्यों है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसका कारण इसके पीछे खड़े ऊंचे पहाड़ हैं, पश्चिमी घाट। पश्चिमी तट असल में समुद्र और उन ऊंचे पहाड़ों के बीच फंसी हुई एक बहुत पतली सी पट्टी है। अच्छा। इसका ढाल एकदम से पश्चिम की ओर है, इसलिए नदियां बहुत तेजी से समुद्र में गिरती हैं और डेल्टा नहीं बना पाती। मतलब उन्हें फैलने का मौका ही नहीं मिलता। बिल्कुल। इस संकरी और ढलान वाली जमीन और भारी बारिश के कारण यहाँ की मिट्टी बहुत अलग है। यही वजह है कि यहाँ गरम मसाले, सुपारी, आम और केले की शानदार खेती होती है। और इसी संकरे मालाबार तट की एक और बड़ी खासियत है, वहां पाए जाने वाले पश्च जल, मतलब बैकवाटर्स। नोट्स कहते हैं कि इन्हें स्थानीय भाषा में कयाल कहा जाता है। ये कयाल भी पुलिकट झील की तरह ही बनते होंगे? काफी हद तक। समुद्र के लहरों द्वारा जमा की गई रेत जब तट के पास एक दीवार बना देती है तो समुद्र का पानी जमीन के अंदरूनी हिस्से में फंस जाता है। हाँ। कयाल उथले पानी के वे क्षेत्र हैं जो केरल के पर्यटन और वहां के स्थानीय परिवहन की एकदम रीढ़ हैं। व्यापार और परिवहन से बंदरगाहों की याद आती है। पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह हैं गुजरात में कांडला, महाराष्ट्र में मुंबई और नाहवा शेवा, गोवा में मारमा गोवा, कर्नाटक में मंगलार और केरल में कोची। कोची के बारे में एक विशेष बात है कि ये एक लेगून पर स्थित है। हाँ। व्यापार के नजरिए से इसका क्या फायदा है? देखिए, एक लगून बंदरगाहों के लिए प्राकृतिक वरदान है। लगून के बाहर जो रेत की दीवार होती है वो समंदर के बड़े तूफानों और तेज लहरों को बंदरगाह तक पहुंचने से रोकती है। अच्छा, तो जहाज सुरक्षित रहते हैं? बिल्कुल। जहाज लगून के शांत पानी में आराम से खड़े रह सकते हैं।
पश्चिमी तट के बंदरगाह प्राकृतिक रूप से बहुत गहरे भी होते हैं, जो बड़े जहाजों के लिए आदर्श हैं। लेकिन जब हम पूर्वी तटीय मैदान की तरफ देखते हैं तो कहानी पूरी तरह पलट जाती है। ये मैदान पश्चिमी तट की तुलना में बहुत अधिक चौड़ा है। ऐसा क्यों? पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच गंगा के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। इसकी चौड़ाई का सीधा कारण वे नदियां हैं जो यहाँ आकर मिलती हैं। आप महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की बात कर रही हैं। हाँ, मतलब ये नदियां अपने लंबे सफर में इतनी मिट्टी और गाद लेकर आती हैं और समुद्र में मिलने से पहले बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। इन डेल्टाओं ने सच में समुद्र को पीछे धकेलकर एक बहुत ही चौड़ा और उपजाऊ मैदान तैयार कर दिया है। एकदम सही। इसी वजह से ये क्षेत्र कृषि के लिए एक सोने की खान है। इसे भी हम नदियों के आधार पर बांट सकते हैं। हाँ, महानदी से लेकर कृष्णा नदी के बीच के उत्तरी हिस्से को उत्तरी सरकार या उत्कल तट, जिसे कलिंग तट भी कहते हैं, वो कहा जाता है। और कृष्णा नदी से लेकर कावेरी नदी तक के हिस्से को कोरोमंडल तट कहा जाता है। और पूर्वी तट के बंदरगाहों पर नजर डालें तो ओडिशा का पारादीप, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम और तमिलनाडु के चेन्नई तथा एन्नौर बंदरगाह प्रमुख हैं। क्या ये भी पश्चिमी तट जितने ही गहरे हैं? यहीं पर भूगोल का असर व्यापार पर दिखता है। पूर्वी तट पर नदियों के डेल्टाओं के कारण समुद्र बहुत उथला हो जाता है। ओहो, इसलिए यहाँ के बंदरगाहों को अक्सर कृत्रिम रूप से विकसित करना पड़ता है और जहाज़ों को किनारे तक लाने के लिए लगातार ड्रेजिंग, मतलब समुद्र तल की खुदाई करनी पड़ती है। ये जानकारी सच में कमाल की है। तट कैसा है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि नदियां कैसी हैं, और नदियां कैसी हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि पहाड़ कैसे हैं। बिल्कुल। और यही हमें हमारे आज के आखिरी प्रमुख सेगमेंट की तरफ ले जाता है, तटों के रक्षक, पश्चिमी और पूर्वी घाट। हाँ, प्रायद्वीपीय भारत का पूरा ढांचा इन्हीं दो घाटों पर टिका है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। जी, ये उत्तर में ताप्ती नदी की घाटी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में एक दीवार की तरह खड़े हैं, जिनकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। 1200 मीटर ऊंची और 1600 किलोमीटर लंबी एक चट्टानी दीवार। अगर ये दीवार पूरी तरह से पैक होती तो पुराने जमाने में इसके आर पार जाना असंभव हो जाता। हाँ, बिल्कुल। लेकिन प्रकृति ने कुछ रास्ते छोड़ दिए हैं, जिन्हें हम दर्रे या पास कहते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर 3 प्रमुख दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। जी। इन्हें देखकर मुझे प्रकृति के प्राचीन हाईवे टोल गेट्स की याद आती है। अगर आपको इस विशाल दीवार को पार करना है तो प्रकृति के इन्हीं टोल गेट से गुजरना होगा। ये तुलना बहुत सटीक है। इन्हीं प्राकृतिक रास्तों ने तय किया कि हमारे बड़े शहर कैसे जुड़ेंगे। जैसे मुंबई से कलकत्ता जाने वाला रेल मार्ग इसी थालघाट से होकर गुजरता है। भोरघाट मुंबई और चेन्नई को जोड़ता है, और सुदूर दक्षिण में पालघाट कोची और चेन्नई के बीच का रास्ता खोलता है। इन दर्रों के बिना व्यापार की कल्पना करना भी मुश्किल था। एकदम। अब अगर पूर्वी घाट की बात करें तो वो पश्चिमी घाट जितना ऊंचा या लगातार नहीं है। हाँ, वो कटाफटा सा है। जैसा हमने पहले कहा, डेल्टा बनाने वाली भारी नदियों ने इसे जगह जगह से काट दिया है। फिर भी इसकी सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1500 मीटर है। एक सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है कि ये पश्चिमी घाट की दीवार और कटा हुआ पूर्वी घाट आखिर में जाकर कहाँ मिलते हैं? वे मिलते हैं दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों के पास। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में जो पाल घाट गैप है, वही असल में पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। अच्छा। नीलगिरी कोई साधारण पहाड़ नहीं है। ये एक ब्लॉक पर्वत है जो मुख्य रूप से कठोर चार्नोकाइट पठार से बना है। और इसी नीलगिरी पर दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जो 2637 मीटर ऊंची है, जिसके पास ही मशहूर हिल स्टेशन उटकमंड या ऊटी स्थित है। हाँ, लेकिन परीक्षार्थियों को यहाँ बहुत ध्यान देना होगा। डोडा बेटा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो फिर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है अन्नयमुदी या अनामुदी। इसकी ऊंचाई 2696 मीटर है और यह अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ यह भी याद रखना चाहिए कि पाल घाट के पार स्थित कार्डमम या इलायची की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का ही विस्तार है। नोट्स में ये बहुत अच्छे से समझाया गया है।
LDCE परीक्षा में ये सवाल कई बार फंसाता है। इसे याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। क्या तरीका है? अन्नयमुदी शब्द का स्थानीय भाषा में अर्थ होता है हाथी का माथा। तो बस एक विशालकाय हाथी की कल्पना कीजिए जो दक्षिण भारत में सबसे ऊंचा खड़ा है, अन्नामलाई की पहाड़ी पर 2696 मीटर ऊंचा। अरे वाह! और नीलगिरी पर स्थित डोडा बेटा जो 2637 मीटर का है, वो उसका उपविजेता है। ये विजुअलाइजेशन परीक्षा हॉल में परीक्षार्थियों के सच में बहुत काम आएगा। क्योंकि ये पोस्टल ज्ञान क्लासेस के नोट्स परीक्षा के लिए एक बहुत ही धारदार हथियार की तरह हैं। मुझे लगता है कि इस चर्चा को समेटने से पहले हमें एक तेज परीक्षण कर लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। चलिए, पोस्टल ज्ञान LDC क्विक क्विज का एक राउंड खेलते हैं। मैं आपसे जल्दी सवाल पूछूंगा जो आज के नोट्स पर आधारित हैं, और आपको परीक्षार्थियों के रिवीजन के लिए उनका सटीक उत्तर देना है। तो शुरू करें? एकदम तैयार हूँ, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, प्रकृति के उस अदृश्य फावड़े यानी हवा द्वारा निर्मित किसी एक झील का नाम बताइए। राजस्थान की फतेह सागर, जिसे उदय सागर भी कहते हैं, या पिछौला झील। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की हुसैन सागर झील भी वायु निर्मित है। शानदार। दूसरा सवाल, वह कौन सी चोटी है जो दक्षिण भारत के परिदृश्य में सबसे ऊपर है और उसकी ऊंचाई कितनी है? वह है हाथी के माथे के समान अनईमुदी या अनामुदी, जो अन्नामलाई पहाड़ी पर है। इसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। बिल्कुल सही। और आखिरी सवाल, मालाबार तट पर जो समुद्र का पानी बालू की दीवारों के पीछे फंस जाता है, उन पश्च जल को स्थानीय लोग क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में इन उथले पश्च जल को कयाल कहा जाता है। परफेक्ट। मुझे यकीन है कि इस लाइटनिंग राउंड से हमारे श्रोताओं के दिमाग में ये तथ्य पूरी तरह से बैठ गए होंगे। इस अध्ययन सत्र को खत्म करते हुए मैं बस एक बात कहना चाहूंगी। भूगोल को कभी भी सिर्फ नक्शे पर खींची गई कुछ बेजान लकीरें मत मानिए। हाँ। आज हमने देखा कि भूगोल दरअसल एक ब्लूप्रिंट है। हवाओं की दिशा, पानी के कटाव और पहाड़ों की ऊंचाई ने मिलकर सदियों पहले ही यह तय कर दिया था कि हमारे रेल मार्ग किन दर्रों से होकर गुजरेंगे। बिल्कुल सही। हमारे सबसे व्यस्त बंदरगाह किस लगून के पास स्थापित होंगे और हमारी कौन सी तटीय घाटियां उपजाऊ कृषि भूमि बनेंगी। इंसान ने बस उस प्राकृतिक ब्लूप्रिंट पर अपनी इमारतें खड़ी की हैं। क्या कमाल का मचाया है। मतलब प्रकृति ने हमारे लिए ढांचा पहले ही तैयार कर दिया था, हमें बस उसके नियमों को समझना था, और उसी नियम को समझकर हम अपनी LDCE परीक्षा भी क्रैक करेंगे। एकदम सही। पोस्टल ज्ञान क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये व्याख्यान जानकारी पोस्टल ज्ञान क्लासेस द्वारा पोस्ट ऑफिस विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं की तैयारी के लिए दी गई है। पोस्टल ज्ञान क्लासेस का ये व्याख्यान देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।